नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है लॉ कुंभ, वेयर लॉ मीट्स विजडम। देखिए हमारी जो पहले एक चर्चा हो चुकी है कि हमारा एंडेवर है कि आप लोगों को डाइवर्सिफाइड लीगल फील्ड के बारे में हम लोग बताते रहे और हमारी सोच ये है कि लीगल नॉलेज जजमेंट्स के थ्रू बहुत बढ़ता है। अगर आप स्कूल कॉलेजेस में एक सेक्शन के ऊपर पढ़ाई करते थे, लेकिन कोई भी मुकदमा सिर्फ एक सेक्शन पे नहीं इन्वॉल्व रहता है, कई डायमेंशंस रहते हैं। सीपीसी के साथ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी इन्वॉल्व होता है, कभी कभी टीपीए भी इन्वॉल्व होता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सिमिलरली सीआरपीसी के साथ आईपीसी इन्वॉल्व होता है, कभी कभी उसमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी इन्वॉल्व होता है, कॉन्स्टिट्यूशन भी इन्वॉल्व होता है। तो हमारा पर्पस ये है कि हम लोग डाइवर्सिफाइड वे में अपने नॉलेज को एक्सपैंड करें, ताकि हमारा नॉलेज सिर्फ सर्प रूपी ना हो, गरुण रूपी भी हो, गरुण दृष्टि वाला भी हो। ठीक है, बर्ड्स आई व्यू एज ऑल्सो डीप रूटेड व्यू ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ द लॉ। तो और ये वीडियो हमारे जो कि 15-20 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट के रहेंगे, और अगर आप इसे आराम से भी देखें, ठंडे दिमाग से भी देखें, तो आपके नॉलेज को बढ़ोतरी मिलेगी और हम लोग एक साथ मिलके आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसी कड़ी में आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से रिलेटेड जजमेंट, जो 2024 में पास किए आइदर सुप्रीम कोर्ट और वेरियस हाई कोर्ट्स में। देखिए हमारा मतलब यही है कि हम वो जो भी डिस्कस करें, जजमेंट डिस्कस करें, वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के हो। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। और सो फार एज द स्पेशलाइज्ड फील्ड आर कंसर्न, लाइक कंज्यूमर में तो फिर स्टेट कमीशन, एनसीडीआरसी और आईबीसी से रिलेटेड केसेस में तो एनसीएलटी एंड क्लैट के केसेस, कंपनी लॉ से रिलेटेड केसेस भी एनसीएलटी एंड क्लैट सुप्रीम कोर्ट। So these are our endeavor that we will continue discussing latest judgment of the various courts and tribunals, so that हम लोग का नॉलेज रेगुलर वे में इंक्रीज होता रहे, ताकि इकट्ठे एक बाल्टी आपके ना उड़ेल दी जाए। धीरे धीरे एक एक कटोरी, एक एक चम्मच हम लोग ज्ञान अपने अंदर लेते रहे। तो ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से रिलेटेड जजमेंट। तो उस कड़ी में पहला जजमेंट जो वी आर अबाउट टू डिस्कस है सुसेला पद्मावती अम्मा वर्सेस भारती एयरटेल लिमिटेड। उसमें the judgment laid down किया है, the company director not responsible for day to day affairs cannot be held liable for check dishonor। तो इसमें ये तो बड़ा वैसे कॉमन जजमेंट है, रिट्रेशन है, कोई नया लॉ ले डाउन नहीं किया है कि ऐसा डायरेक्टर जो डे टू डे अफेयर ऑफ द कंपनी में इन्वॉल्व नहीं है, उसको हम लोग 138 केसेस यानी चेक बाउंसी केसेस में अक्यूज नहीं बना सकते हैं। So this is what the Supreme Court has stated। ये पहले भी लॉ था, जस्ट रीइटरेशन है। सेकेंड जजमेंट इज राजेश कुमार वर्सेस अनंत कुमार, दिस इज ऑल्सो ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 138 केस पावर ऑफ अटर्नी होल्डर के थ्रू भी मेंटेनेबल रहेगी। ठीक है, और जो पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है वो एज अ कंप्लेनेंट भी डिपोज कर सकता है। जैसे मान लीजिए ए को चेक दिया गया था, लेकिन ए ने अपनी जगह बी को अपॉइंट कर दिया केस लड़ने के लिए, तो जो बी है वो केस फाइल भी कर सकता है और ए के बिहाफ पे डिपोज भी कर सकता है। ठीक है, दिस इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैज stated, held in this case। if B can file as a complainant and he has deposed as a complainant, दिस इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेटेड। बिकॉज बहुत से बार सिचुएशन ऐसी रहती है, ये या तो बहुत बुजुर्ग है या कंट्री में नहीं है या बार बार कोर्ट में आ नहीं सकता, तो हम लोग दूसरे को अपॉइंट कर देते हैं, उसको बोलते हैं पावर ऑफ अटर्नी होल्डर। मैंने अपना पावर अपने अटर्नी को दे दिया। अटर्नी मीन्स दिस नेक्स्ट पर्सन यानी बी इन दिस केस। द नेक्स्ट जजमेंट इज
प्रेमराज versus Punamma Menon. So this judgment is also of Supreme Court. उसमें this is very good judgment, which says the civil court judgments on security checks are binding on criminal proceedings, making section 138 proceeding unsustainable. देखिए, अगर जैसे चेक बाउंसिंग के केसेस में जनरली अक्यूज ये डिफेंस लेते हैं कि ये सिक्योरिटी चेक था। अगर सिक्योरिटी चेक है तो कोई लीगल इन्फोर्सेबल डेट तो हुआ नहीं। तो अगर इस पॉइंट को किसी सिविल कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है कि these checks are been given as security check, तो उस चेक के बेसिस पे 138 का केस नहीं लाई करेगा। तो दिस इज व्हाट हैड सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेटेड दैट अगर किसी चेक के बारे में सिविल कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि वो सिक्योरिटी चेक है तो उसके बेसिस पे क्रिमिनल कोर्ट में 138 का केस नहीं स्टैंड करेगा। दिस इज अ वेरी गुड जजमेंट। The next judgment is Rajco Steel Enterprises versus Kavita Saraf. This is of Supreme Court itself. इसमें नॉर्मल एक रिएट्रेशन है कि जो अक्यूज ये प्रूव नहीं कर पाया, कंप्लेनेंट ये प्रूव नहीं कर पाया कि अक्यूज के ऊपर कोई लीगल इन्फोर्सेबल डेट था, इसलिए 138 की कंप्लेंट डिसमिस हो गई। It's a very, very simple thing that there is no legal enforceable debt, hence the complaint dismissed. The next judgment is Munish Kumar Gupta versus Mittal Trading Company. This judgment is related to amendment. देखिए CPC में आप लोगों ने amendment पढ़ा होगा, लेकिन 138 के केसेस में भी कंप्लेंट में अमेंडमेंट डाला जाता है। तो इसमें द सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेटेड अमेंडमेंट ऑफ कंप्लेंट टू करेक्ट चेक डेट वाज अनजस्टिफाइड, ओरिजिनल डेट इज क्रूशियल फॉर स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। देखिए चेक डेट आपकी चेक में कुछ और लिखी है और कंप्लेंट में कुछ और लिखी है, तो उसको करेक्ट नहीं किया जा सकता अमेंडमेंट के थ्रू, बिकॉज ओरिजिनल डेट इज क्रूशियल। ठीक है, तो व्हाट आई थिंक द सुप्रीम कोर्ट मेंट टू से कि अगर चेक में कोई डेट लिखी है तो कंप्लेंट में भी वही डेट लिखी होनी चाहिए। कंप्लेंट मतलब जो केस डाला जाता है, चेक तो अटैचमेंट होता है कंप्लेंट का। कंप्लेंट इज द मेन डॉक्यूमेंट, मेन केस डॉक्यूमेंट, तो उसमें भी वही डेट लिखी होनी चाहिए। यू कांट चेंज द डेट, यहाँ की डेट और यहाँ की डेट इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, अलग नहीं हो सकती। द नेक्स्ट जजमेंट इज राज रेड्डी कलम वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कोर्ट कैन नॉट कंपेल कंप्लेनेंट टू अग्री टू कंपाउंडिंग ऑफेंसेस अंडर 138 इवन इफ कंपनसेशन इज पेड। देखिए 138 का केस भी एक क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन की तरह ही चलता है। इट इज तो क्वासी क्रिमिनल, बट कोर्ट कंपेल नहीं कर सकती है कि आप सेटल करो, पैसे लो और कॉम्पनसेशन लो और केस खत्म करो। नहीं, ये कंप्लेनेंट के स्वीट विल पे डिपेंड करता है। कोर्ट के नॉट फोर्स। दिस इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग। द नेक्स्ट जजमेंट इज राकेश रंजन श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। दिस जजमेंट is also Supreme Court. The Supreme Court has said granting interim compensation under section 143 is discretionary, not mandatory. This is a good judgment. देखिए जब चेक कंप्लेंट फाइल होती है तो मान लीजिए अगर 2 करोड़ का चेक है, केस तो चलता रहेगा, तो कोर्ट जनरली बोलती है कि अक्यूज्ड कुछ परसेंट एज अ कॉम्पनसेशन डिपॉजिट करेगा, केस चलता रहेगा। तो 143A ये बोलता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला 143A इज डिस्क्रिशनरी नॉट मैंडेटरी। कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे है कि कॉम्पनसेशन पे करने को बोला जाएगा या नहीं बोला जाएगा। इंटरिम कॉम्पनसेशन मीन्स ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस। द नेक्स्ट जजमेंट वी हैव इज के रमेश वर्सेस के कोठान धर्मानंद। थोड़ा सा साउथ इंडियन नेम थोड़े से टफ होते हैं, बट वी विल लर्न हाउ टू प्रोनाउंस इट। अगर नॉर्थ इंडियंस के नेम अगर साउथ इंडियंस अगर खराब से बोले तो उन्हें भी हमें भी अच्छा नहीं लगता, तो वी ऑल्सो शुड लर्न टू प्रोनाउंस देयर नेम प्रॉपरली। आई एम लर्निंग,
I believe that you people will also try to learn. Even if a blank check is voluntarily signed and handed over, Section 39 presumption applies unless repeated. देखिए, अगर ब्लैंक चेक कोई देता है तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 139 में जो प्रिजम्पशन है कि लीगल इन्फोर्सेबल डेट है, वो प्रिजम्पशन रहेगा अनलेस एंड अनटिल अक्यूज उसे रिबट नहीं करता है. दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी क्लीन एंड वेरी शार्प जजमेंट which says that the blank check दिया तो भी presumption रहेगा. It has to be rebutted. So the next judgment is Rajesh Viren Shah versus Redington India Limited. This is also a Supreme Court. In this case इसमें था कि जो डायरेक्टर रिटायर हो जाता है कंपनी से, वो चेक डिसऑनर केस में लायबल नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल ये प्रूव किया जाएगा कि वो उस चेक साइनिंग में इन्वॉल्व था या कंपनी की डे टू डे अफेयर्स में इन्वॉल्व था. अदरवाइज ही कांट बी हेल्ड लायबल once he is retired from the company. Another case is Ajit Singh Chehuji Rathore versus State of Gujarat, Supreme Court judgment only. तो उसमें ये था कि अगर सिग्नेचर डिस्प्यूट अगर अक्यूज कर रहा है कि उसने चेक पे साइन नहीं किए थे, तो वो उसे प्रूव करना पड़ेगा अपने बैंक रिकॉर्ड से. बैंक रिकॉर्ड में जो सिग्नेचर है और जो चेक में सिग्नेचर है, दैट हैज टू बी प्रूव्ड. आप कहने से नहीं होगा कि सिग्नेचर मैच नहीं कर रहे हैं. इट हैज टू बी प्रूव्ड. द नेक्स्ट जजमेंट इज सतीश पी भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. दिस जजमेंट रिलेटेड टू द फैक्ट दैट अगर किसी अक्यूज ने सेटल कर लिया था, ठीक है, मैटर, और उसके बाद पैसे नहीं दिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला आप अपने सेटलमेंट से विड्रॉ कर रहे हो, तो आपका जो इंटरिम प्रोटेक्शन था, जो बेल वेल देनी थी या जो अरेस्ट जाने से उनको रोका था, वो अब हट जाएगा और आप 5 लाख कॉस्ट भी दीजिए, जेल जाइए आप. नेक्स्ट केस इज घनश्याम गौतम वर्सेस उषा रानी. In this case, the Supreme Court has said once the settlement is accepted, Section 138 proceeding must be quashed. This is very reasonable judgment. अगर सेटलमेंट हो गया तो 138 की प्रोसीडिंग का क्या होगा? That has to be quashed. Quashed मतलब there will be no record of that case. Next case is Atamjeet Singh versus State of NCT of Delhi. उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला टाइम बार डेट डिफेंस अंडर 138 is a mixed question of fact and law and not to be decided under 482. देखिए 482 ऑफ सीआरपीसी तभी यूज होता था जब जो प्रोसिक्यूशन ऑफ अ केस इज अननेसेसरी, केस बनता ही नहीं है. लेकिन जहाँ पे मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ है, अगर डेट टाइम बार्ड है या नहीं है, तो दैट हैज टू बी डिसाइडेड under the trial, cannot be decided under 482 proceeding by the High Court under inherent powers. Another judgment is New Win Export versus A. Subramaniam in Supreme Court only. उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कोर्ट शुड प्रायोरिटाइज कंपनसेटरी ओवर पनिटिव एस्पेक्ट इन चेक डिसऑनर केस. हाँ, मतलब कॉम्पनसेशन व्यू लेना चाहिए रादर देन पनिशमेंट व्यू check bouncing case में, because it's a quasi criminal case, not a hardcore criminal matter. Next matter is Shri Gurudatta Sugars versus Prithviraj Sayarajji Deshmukh, Supreme Court only. In this case, Supreme Court has said an authorized signatory is not a drawer and cannot be directed to pay interim compensation under section 43A. Yes, authorized signatory मतलब जो कंप्लेंट केस में जो कंप्लेंट जो साइन करके आता है, तो उसको कोर्ट नहीं बोल सकती कि भैया आप पैसे दो. पैसा वही देगा जो उसने चेक साइन किया है. इंटरिम कॉम्पनसेशन यानी केस के चलते के दौरान जो कॉम्पनसेशन देना होता है वो ड्रॉर देगा, ना कि ऑथराइज सिग्नेटरी. Another judgment is Sri Suji's Benefit Funds Limited versus M. Jagannathan, Supreme Court only. उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला इंटरेस्ट डिस्क्रिपेंसी डू नॉट इनवैलिडेट प्रिंसिपल लायबिलिटी अंडर सेक्शन 138. देखिए, अगर दिस जजमेंट इज आल्सो गुड कि अगर लीगल इन्फोर्सेबल डेट में अगर इंटरेस्ट का कुछ डिस्प्यूट है, तो
जो प्रिंसिपल लाइबिलिटी होगी वो वैनिश नहीं होगी, दैट विल कंटिन्यू टू रन, दैट हैज टू बी ओबेड बाय द अक्यूज्ड। ठीक है, इंटरेस्ट के डिस्प्यूट से प्रिंसिपल लाइबिलिटी विल नॉट वैनिश, इट विल बी देयर। नेक्स्ट जजमेंट इज AS Pharma Private Limited versus Nayati Medical Private Limited. In this case, Supreme Court has stated compounding under Section 138 and 147 requires the complainant consent. This is also very reasonable judgment and very logical. That complainant की permission के बगैर compounding कोई ना होगी। compounding मतलब सुलह होना, सेटलमेंट होना। क्रिमिनल केस में जो सेटल होता है उसको कंपाउंडिंग बोलते हैं, ताकि एक दूसरे से आपने सेटल कर लिया। Another judgment is Sri Datta Raya versus Shanappa. This is also Supreme Court judgment. This judgment says that acquittal upheld due to inconsistency in complainant's statement and lack of financial capacity proof. देखिए, अगर फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं हो कंप्लेनेंट की पैसे देने की, और वो नोटिस में कुछ और बोल रहा है, कंप्लेंट में कुछ और बोल रहा है, एविडेंस में कुछ और बोल रहा है, तो ये इनकंसिस्टेंसी होगी, तो अक्विटल ही होगा। अक्विटल अपहेल्ड, तो इस ग्राउंड पे अक्विटल को अपहेल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने। द नेक्स्ट जजमेंट इज विजय अग्रवाल वर्सेस मेडिलाइंस। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हैज said that official signatory is not liable to pay compensation under section 148. मतलब 148 जब जजमेंट हो जाता है उसके बाद 148 में ऑथराइज सिग्नेटरी नहीं देगा, AR नहीं देगा, जो ड्रॉर होगा वो देगा कॉम्पनसेशन। नेक्स्ट जजमेंट इज विजय कुमार मोनी वर्सेस परेश मन्ना एंड अनदर। इसमें था कि अगर कंपनी के डायरेक्टर लायबल नहीं होंगे अनलेस कंपनी खुद से अक्यूज न बनाई जाए। ठीक है, कंपनी डायरेक्टर लायबल नहीं होंगे अगर कंपनी खुद से अक्यूज न बनाई जाए। This is also very technical but good judgment. We have to keep that in mind. Now we will cover High Court judgment. There are a few High Court judgments also. The first is इलाहाबाद का अशोक शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। उसमें ये कंपनीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एम्प्लॉइज और ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स सेक्शन 138 कंप्लेंट्स। ठीक है, अगर कोई कंपनी है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा कोई ना आएगा कि CEO आएगा, कोई AR या कोई एम्प्लॉय आ सकता है रिप्रेजेंट करने के लिए। Next judgment is Rajendra versus State of UP, is of also Allahabad. This judgment also says that डिमांड नोटिस जो 138 का नोटिस होता है वो ईमेल या अगर व्हाट्सएप से भी भेज दिया तो इट्स अ वैलिड नोटिस। ऐसा कोई जरूरी कोई ना ये रजिस्टर्ड पोर्ट से भेजो, कुरियर से भेजो, व्हाट्सएप और ईमेल इज आल्सो वैलिड नोटिस। अनदर जजमेंट इज जतन कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। दिस जजमेंट सेज दैट अगर चेक दिया और जो चेक रिटर्न हो गया कि अकाउंट क्लोज हो गया, दिस विल अमाउंट टू चेक डिसऑनर ओनली। ठीक है, दिस विल कम अंडर चेक डिसऑनर। ऐसा नहीं अकाउंट तो आपने चेक दिया और अकाउंट क्लोज करा लिया तो आपकी वो रहेगा, क्रिमिनल लायबिलिटी रहेगी। नेक्स्ट जजमेंट इज सुदेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। In this case, Supreme Court has said the cause of action under Section 142(1)(b) arises only after 15 days of payment failure. This is also जैसे 30-15-30 का कॉन्सेप्ट है कि इंडोर्समेंट जब आपका चेक रिटर्न मेमो आए 30 दिन के अंदर आप नोटिस दे दीजिए। 30 दिन नोटिस मिलने के बाद 15 दिन का आपको टाइम देना पड़ेगा और 15 दिन के बाद 30 दिन के अंदर आपको केस फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, तो 15 दिन का है, 15 दिन के बाद अगर आपने पैसे नहीं दिए तो फिर वो हो जाएगा। ठीक है, गुरमेहर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो इसमें है कि जो मोरेटोरियम होता है अगर CIRP शुरू हो जाती है IBC कोड में, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो उसके बाद जो 138 का केस है वो कंपनी के अगेंस्ट नहीं डलेगा। ठीक है, वो इंडिविजुअल डायरेक्टर्स के अगेंस्ट डलेगा। तो IBC सिर्फ कंपनी के ऊपर रहता है, इंडिविजुअल डायरेक्टर के ऊपर नहीं रहता मोरेटोरियम अंडर सेक्शन 14 ऑफ IBC। ठीक है, इंडिविजुअल डायरेक्टर के अगेंस्ट केस चल सकता है, कंपनी के अगेंस्ट नहीं चलेगा। The next judgment is Right Choice Marketing Solution versus State of NCT of Delhi.
इसमें ये है कि दिस इज ऑल्सो न्यू जजमेंट, इंडियन कोर्ट्स हैव jurisdiction over foreign check deposited for encashment in India. This is new, that Indian courts have jurisdiction for foreign check deposited in India. ये आप ध्यान रखिए, दिस इज न्यू चेक, फॉरेन चेक के बारे में जनरली जूरिस्प्रूडेंस नहीं है, बट दिस जजमेंट इज न्यू. Another judgment is Rajiv Kumar versus State and City of Delhi. This judgment says that drawing a check on a time bar debt revised under debt under section 25(3) of Indian Contract Act. देखिए ये भी, देखिए मैंने बोला था ना कि रिलेट करना पड़ता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, यहाँ पे कॉकटेल है. ठीक है, अगर टाइम बार चेक आपने दिया है तो आपकी लायबिलिटी रीअराइज हो जाती है, रेकरिंग हो जाती है एज पर सेक्शन 25(3) ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. आप 25(3) को आप देखिएगा एक बार. ठीक है. Another judgment is Sanat Kumar versus Sanjay Sharma. This judgment says that sole proprietor alone are liable for check dishonor in business transaction. ठीक है, अगर कोई किसी ने चेक दिया जो सोल प्रोप्राइटर फॉर्म है तो यही रिस्पॉन्सिबल होगा, और कोई इसके घर वाले कोई ना, इसके बेटा बहू कोई ना रिस्पॉन्सिबल होंगे, सिर्फ सोल प्रोप्राइटर विल बी रिस्पॉन्सिबल. अनदर जजमेंट इज सतवीर सिंह वर्सेस राजेश पठानिया. तो ये है कि हाँ, अगर जो ऑफेंसेस हैं 138 चेक बाउंसिंग के, वो अगर कन्विक्शन कोई हो जाए, किसी को सजा हो जाए, फिर भी वो सेटल हो सकते हैं. लेकिन जैसा कि मैंने बोला, जैसा क्वासाई क्रिमिनल इन नेचर, कोई हार्डकोर वो नहीं है. अगर कोई कंप्लेनेंट पैसे दे देता है तो दैट कैन बी कंपाउंडेड मतलब सुलह हो सकती है उसे सजा होने के बाद भी. ठीक है. दिस इज ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट. अनदर जजमेंट इज तुषार शर्मा वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. इसमें ये है कि अगर 138 केस चल रहा है तो वो आईबीसी प्रोसीडिंग यानी सीआईआरपी प्रोसीडिंग होने के बाद खत्म नहीं होता है, वो चलता रहेगा, अपडेट नहीं होगा. ठीक है. दिस इज ऑल्सो वेरी लॉजिकल. अनदर जजमेंट इज चौधरी प्यारा सिंह वर्सेस कुलदीप सिंह. उसमें जजमेंट है द क्रिमिनल कोड मस्ट प्रायोरिटाइज कंपनसेशन व्हाइल सेंटेंसिंग इन चेक डिसऑनर केसेस. तो उन्होंने बोला कि कॉम्पनसेशन को ध्यान में रखना चाहिए चेक बाउंसिंग केसेस डिसाइड करते समय क्रिमिनल कोर्ट को. कॉम्पनसेशन इज an essential element in criminal justice system, especially in the cases like 138 which is quasi criminal in nature. कॉम्पनसेशन से हमेशा सजा ही नहीं मिलती, मॉनेटरी कॉम्पनसेशन भी एक बहुत बड़ा रिलीफ होता है. नेक्स्ट जजमेंट इज रिपुंजय प्रसाद सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड. दिस इज रिलेटेड टू not naming a company separately as an accused in the section 138 case is not fatal to prosecution. ठीक है. अगर किसी कंपनी को 138 केस में नहीं इंप्लीड किया, सिर्फ डायरेक्टर को इंप्लीड किया, तो वो फेटल नहीं होगा, मतलब उसकी वजह से केस खत्म नहीं होगा कंप्लेनेंट का, वो चलता रहेगा. नेक्स्ट जजमेंट इज भुवनेश्वरी वर्सेस प्रशांत कुमार. दिस इज ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट. दिस जजमेंट सेज फोटोकॉपीज ऑफ अनरजिस्टर्ड sealed agreement are not admissible as secondary evidence. This is relevant. देखिए 66 सेक्शन 66 है सेकेंडरी एविडेंस का अंदर इंडियन एविडेंस एक्ट. तो फोटोकॉपीज तो कभी प्रूव ही नहीं हो सकती. फोटोकॉपीज इट्स नो डॉक्यूमेंट, इट कांट बी एग्जिबिटेड, देयरफॉर इट कांट बी प्रूव्ड. फोटोकॉपीज हमेशा सेकेंडरी एविडेंस के थ्रू प्रूव होंगी. अगर आपने सेकेंडरी एविडेंस की एप्लीकेशन नहीं लगाई है अंडर दिस सेक्शन 66 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, so it can't be exhibited and therefore can't be admissible in evidence. Okay. The last judgment we are going to discuss is Matthew versus KV Kuriakose. This is of Kerala High Court. This judgment we have, Supreme Court judgment we have discussed just before. If a civil court finds that a dishonored check lacked valid consideration, a conviction under section 138 cannot be sustained. ठीक है. अगर सिविल कोर्ट ने बोला ये जो वो चेक है, डिसऑनर्ड चेक है, वो वैलिड कंसिडरेशन के अगेंस्ट नहीं दिया गया था, तो 138 में सजा नहीं मिलेगी. ये जजमेंट, सिमिलर जजमेंट हमने यहाँ पे भी देखा था अभी ऊपर. अभी देखते हैं, यहाँ पे हमने शुरुआत में ही देखा था. ये रहा, सिविल कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स. ठीक है. देखिए, देख रहे हैं आप कैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हाई कोर्ट फॉलो करती है और एक एक जजमेंट भी बार बार रिएट्रेट होते हैं. देखिए, इतने सारे जजमेंट अगर हम लोग पढ़ते हैं तो एक आपका
जैसे कहते हैं ना, आपका इंजन में ऑयल रोटेट होगा, आपका दिमाग में एक एक सब्जेक्ट्स और सेक्टर्स के लॉ इवॉल्व करेंगे। और देखिए ये धीरे 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 आपका ग्रोथ होता रहेगा, आपका इवॉल्यूशन होता रहेगा लीगल फील्ड से रिलेटेड। ठीक है, हमारी लैंग्वेज हमने बहुत सिंपल रखी है, हिंदी समझने लायक, अंग्रेजी समझने लायक, और हमें अंग्रेजी से बैर भी नहीं लेना, बिकॉज जो जजमेंट्स कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लिखे जाते हैं वो इंग्लिश में लिखे जाते हैं। तो अगर हम लोग इंग्लिश का नॉलेज लेते हैं तो आपको सिर्फ छोटे मोटे क्लाइंट नहीं, आपको बड़े क्लाइंट को भी आप हेल्प कर पाएंगे, आप उनके साथ भी। तो इसलिए इंग्लिश से हमें बैर नहीं रखना है, उसको हम लोग सौतेला ट्रीटमेंट नहीं देना है। वी शुड बी फेयर विद बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।